जब तबाही आने वाली थी तब मैं बस घर जाने की तैयारी में था। मेरे शहर में अचानक भारी बर्फबारी होने लगी और तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मुझे लगा था कि मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे घर जाने की टिकट मिल गई, पर मुझे क्या पता था कि 29 फरवरी की वो तारीख इंसानियत के लिए भयंकर ठंड की तरफ ले जाने वाली आखिरी ट्रेन बनने वाली है। शाम के 4 बज रहे थे और मैं रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर भीड़ के बीच इस कदर फंसा हुआ था कि हिलने तक की जगह नहीं थी। जिस दिन मुझे घर निकलना था उसी दिन पूरे शहर में अचानक भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और आसमान एकदम काला पड़ गया था। मैं काफी पहले ही अपना सारा सामान लेकर स्टेशन पहुंच गया था। मेरा प्लान था कि जल्दी पहुंचकर वेटिंग हॉल में बैठने की जगह ढूंढ लूंगा, पर मुझे क्या पता था कि टिकट चेक होने से पहले ही मैं गेट पर ही ब्लॉक हो जाऊंगा। बर्फ लगातार गिर रही थी और उसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। शुरुआत में तो मैं लाइन के एकदम पीछे था, पर कुछ ही मिनटों में मेरे दाईं बाईं और पीछे हजारों लोग आकर खड़े हो गए। अब मैं भीड़ के एकदम बीचों बीच था। घर जाने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते लोगों की एक ऐसी चौकोर दीवार बन गई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे पैरों की उंगलियां तक सुन्न पड़ गई थीं। आगे की लाइन से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं कि सुना है आज स्टेशन की सारी ट्रेनें लेट हैं। दूसरा बोला कि हाँ भाई, मेरी वाइफ ने अभी दिखाया, शेन्योंग जाने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, बस यही एक आखिरी ट्रेन बची है। ये सुनकर मैंने जेब से अपना फोन निकाला और टिकट सर्च करने लगा तो वाकई मेरी घर जाने वाली ट्रेन की बुकिंग भी बंद हो चुकी थी। मेरा फोन पागलों की तरह डिस्चार्ज हो रहा था। मैंने जल्दी से उसे अपनी जैकेट की जेब में मुट्ठी में दबा लिया ताकि उसे शरीर की गर्मी से चालू रख सकूं। मैं घर जाने वाली आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कतार में ही खड़ा रहा। शुरुआत में तो मेरा दिमाग इधर उधर की बातें सोच पा रहा था, जैसे कि ट्रेन कितनी लेट होगी, पर थोड़ी देर बाद ठंड इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई कि मेरा चेहरा सुन्न पड़ गया और दिमाग सुस्त होने लगा। पलक झपकते ही ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवा आंखों से आंसू निकाल देगी। सांस लेना भी मुश्किल था। हर सांस के साथ वो बर्फीली हवा किसी धारदार चाकू की तरह मेरे गले के अंदर तक चुभ रही थी। फोन जैकेट के अंदर छिपा होने के बावजूद ठंड उसे भी अपनी चपेट में ले रही थी। आखिर में मैंने अपना सूटकेस पकड़ना भी छोड़ दिया और बस अपना आधा चेहरा मफलर में दबाकर आंखें बंद करके एक खंभे की तरह खड़ा हो गया। मुझे लगा जैसे मैं खड़े खड़े ही सो गया हूं। पता नहीं कितनी देर बाद भीड़ के धक्के से मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मैंने अपनी भारी आंखें खोलने की कोशिश की, पर ठंड की वजह से मेरा दिमाग भी जैसे जम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीड़ में शायद लोग विरोध कर रहे थे। चारों तरफ से शोर और धक्का मुक्की बढ़ती जा रही थी और हालात काफी डरावने हो गए थे। मैंने एड़ी उठाकर आसपास देखने की कोशिश की, पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पीछे की भीड़ ने मुझे आगे की तरफ इतना तेज धक्का दिया कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया। शिट! मेरे अंदर के खतरे को भांपने वाली समझ ने मुझे होश में ला दिया। मैंने आसपास देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैं चिल्लाकर सबको बताना चाहता था, पर बाहर इतनी देर ठंड में रहने की वजह से मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी मैंने देखा कि आगे एक लड़की डर के मारे चीख रही थी और लोग उसे धक्का देकर नीचे गिरा रहे थे। मैंने होश में आने के लिए अपनी जीभ को दांतों से जोर से काटा और पूरी ताकत से चिल्लाया कि लोगों को कुचला जा रहा है। चिल्लाते हुए मैं बाईं तरफ खिसकने लगा। उस वक्त मेरे बाईं तरफ करीब 4 लाइनें और थीं, जबकि दाईं तरफ बस लोगों का सैलाब था। मैं बाईं तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वहां भी प्रेशर कम नहीं हो रहा था। कुछ लोग गुस्से में आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ लोग भीड़ के बीच की खाली जगह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इंसानी डर और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, अपने सूटकेस को ढाल की तरह छाती से चिपकाया और भीड़ को चीरते हुए बाईं तरफ से बाहर निकल गया। जो लोग धीमे थे वो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं रहे। कोई फिसला, कोई गिरा और पीछे की भारी भीड़ उन पर चढ़ती गई। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया और सीधे स्टेशन के बाहर वाले फ्लाईओवर की तरफ भागा। ठंडी हवा की वजह से मुझे खांसी आने लगी और आंखों से आंसू निकल आए। बीमारी से रिकवर हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए शरीर की हालत वैसी नहीं थी। कुछ कदम भागते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। सूटकेस के बार बार टकराने से मेरे हाथ और कंधे सुन्न पड़ गए थे। पुलिस की सीटियां, लोगों के रोने की आवाजें और ट्रेन की गूंज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर पुल पर पहुंचा और हांफते हुए नीचे देखा। करीब 30 सेकंड तक मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। पुल से नीचे उतरते वक्त मुझे एहसास हुआ कि कल शायद मैं न्यूज में नजर आऊंगा। ठंड इतनी बेदर्दी से बढ़ रही थी कि बर्फीली हवा कपड़ों के अंदर घुस रही थी। ठंड के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह खुजलाने लगा था। टैक्सी के लिए 200 लोगों की लाइन लगी थी और फोन में सिर्फ 15% बैटरी बची थी। मैंने बिना सोचे समझे ऐप पर मौजूद सारी गाड़ियां बुक कर दीं। स्टेशन से भागकर आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी।
मुझे डर था कि कहीं फिर से भगदड़ न मच जाए, इसलिए मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हट गया। मुझे मंजूर था कि मैं बाहर ठंड में ठिठुर जाऊं, पर उस भीड़ के बीच फिर से नहीं जाना चाहता था। मेरे पास ही एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था, जो पास के एक बैंक के गार्ड से अंदर छिपने की गुहार लगा रहे थे। शायद उनका बच्चा छोटा था, इसलिए वो पैसे देने को भी तैयार थे ताकि उन्हें अंदर जगह मिल सके। वो बच्चा शायद अभी ठीक हालत में था। वो अपने पेरेंट्स के पीछे खड़ा होकर गर्म पानी को हवा में उछालकर बर्फ बनाने वाला खेल दिखा रहा था। जैसे ही उसने अपने थर्मस का गर्म पानी हवा में उछाला, वो तुरंत बर्फ बनकर एक खूबसूरत लकीर की तरह जम गया। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपते हाथों से सर्च किया कि पानी को हवा में जमने के लिए कितना माइनस तापमान चाहिए। फोन की बैटरी बस 2% बची थी जब मेरी बुक की हुई एक बड़ी वैन वहां पहुंची। ड्राइवर 5 मिनट लेट था। अब आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और मौत के मुंह से निकलने के बाद मुझे अपनी छाती में भारीपन महसूस हो रहा था। कार में बैठते ही मैंने फोन चार्जिंग पर लगाया और व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर मेरे घर का फैमिली ग्रुप था, जहां आधे घंटे पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे। भयंकर बर्फबारी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थीं। हम सबको समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने जब फोन किया तो मम्मी पापा घर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में थे। फोन पर इतनी भीड़ का शोर था कि मुझे समझ आ गया वहां भी पैर रखने की जगह नहीं है। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं इस साल घर नहीं आ रहा हूं और जल्दी से फोन काट दिया। मुझे पता था कि हमारे पास समय बहुत कम है। मैंने सारी बातों को जोड़ा कि ये खतरनाक मौसम, हवा में जमता पानी और सारी उड़ानों का रद्द होना, ये सब किसी बड़ी तबाही का इशारा है। मैं मैसेज बॉक्स में बार बार शब्द लिख रहा था और डिलीट कर रहा था। आखिर में अपनी भारी आवाज में ड्राइवर से कहा कि भाई, मैं आपको डबल पैसे दूंगा, बस मुझे पास की सबसे बड़ी आउटडोर गियर शॉप पर ले चलो। दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि त्योहार की छुट्टियां थीं और वहां सिर्फ 2 स्टाफ थे। जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरे शरीर के साथ आने वाली सर्द हवा ने वहां के लोगों को कंपा दिया। मैंने सीधे सबसे अच्छे स्लीपिंग बैग मांगे। वहां की सेल्स गर्ल मुझे डिटेल देने लगी, पर मैंने उसे टोक दिया और कहा कि मुझे बस दुकान का सबसे बेस्ट एंटी कोल्ड स्लीपिंग बैग दे दो। फिर मैंने हर साइज के थर्मल कपड़े और जैकेट लिए ताकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर पहन सकूं। साथ ही बिजली या गैस कटने की सूरत में खाना बनाने के लिए पोर्टेबल स्टोव और अपनी हिफाजत के लिए कुल्हाड़ी भी खरीदी। मैंने बिल की फोटो खींचकर तुरंत फैमिली ग्रुप पर भेज दी। सामान इतना ज्यादा था कि सेल्स गर्ल ने खुद उसे कार तक पहुंचाने में मदद की। जाते जाते मैंने उसे भी सलाह दी कि वो अपने लिए कुछ जरूरी सामान रख ले, पर वो बढ़ते हुए कस्टमर्स को देख रही थी और उसने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा जो अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मैंने और कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर मैंने अपनी जरूरत की चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की कोशिश की, पर सारी बड़ी सुपरमार्केट्स ने डिलीवरी बंद कर दी थी और दूसरे स्टोर भी ऑर्डर नहीं ले रहे थे। हालात को देखते हुए मैंने खाने पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। पहले के स्टॉक की वजह से मेरे पास 3 महीने का राशन जमा था, जो बहुत ज्यादा तो नहीं था पर कुछ समय के लिए काफी था। मैंने घर वालों को एक मैसेज छोड़ा और ड्राइवर से पास के मेडिकल स्टोर चलने को कहा ताकि बुखार के लिए दवाइयां ले सकूं। घर में कुछ दवाइयां तो थीं, पर ऐसे खतरनाक मौसम में दिल और खून की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसलिए मुझे वैसी दवाइयों की जरूरत थी। चूंकि त्योहार का समय था, सब लोग जल्दी काम खत्म करके घर जा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेडिकल स्टोर बंद होने ही वाला था। मैंने जल्दी से 4 बॉक्स वार्म पैच, मेडिकल किट और कुछ जरूरी दवाइयां खरीदी। जब तक मैं बाहर निकला, तेज हवा के साथ बर्फ इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि सड़क दिखना भी मुश्किल था। ड्राइवर भी अब डरने लगा था और वो कहीं और जाने को तैयार नहीं था। उसे बस जल्दी से अपना काम खत्म करके घर जाकर त्योहार मनाना था। गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर ने खुद आगे बढ़कर मेरा सामान बिल्डिंग के गेट तक पहुंचाने में मदद की। शुरू में तो मैं थोड़ा शक कर रहा था कि कहीं वो मेरा सामान लेकर रफू चक्कर ना हो जाए, पर मुझे क्या पता था कि वो दिल का बहुत नेक है और वाकई मेरी मदद कर रहा था। मेरा गला भराया और मन हुआ कि अपनी एक थर्मल जैकेट उसे दे दूं, पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इसे तुम अपने पास ही रखो, अगर वाकई कुछ बुरा होने वाला है तो एक जैकेट से हम दोनों का गुजारा नहीं होगा। वो हाथ हिलाकर मुड़ा और चला गया। मुझे लगा कि काश मैं भी इस वक्त अपने घर वालों के साथ होता। ड्राइवर उस बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बस दूर से उसकी कार की हेडलाइट्स हल्की सी चमक रही थीं। मैंने अभी ठीक से देखा भी नहीं था कि बर्फ के फाहे मेरी आंखों में घुसने लगे। मैंने फोन चेक किया। आखिरी मैसेज वही दवाइयों की लिस्ट थी जो मैंने आधे घंटे पहले फैमिली ग्रुप पर भेजी थी, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेरा दिमाग उल्टी सीधी बातें सोचने लगा, पर अगले ही पल मैंने अपनी जमी हुई नाक सिकोड़ी और गेट पर रखे सामान को अंदर करने लगा। हकीकत तो यही थी कि मेरी हालत घर वालों से ज्यादा खराब थी, इसलिए फिलहाल खुद को बचाना ही पहली प्रायोरिटी थी, ताकि जिंदा रहकर उनसे मिल सकूं। घर के अंदर घुसते ही वहां की गर्माहट ने मुझे सुकून दिया।
मध्ये ज्यूस मिनट में पके ऑरेंज 3 4 5 450 कम है। क्यूआर भेजना पड़ेगा पापा को। अंडर 19 खेल सकते हैं तो यूपीआई खुद क्यों नहीं? शुरू करें अपने ग्रोन अप्स के लिए पॉकेट मनी। कून दिया। मैंने हीटर चेक किया, वो अभी भी गर्म था, मतलब हालात अभी उतने खराब नहीं हुए थे। मैंने जल्दी से एक पैकेट मैगी बनाई और पेट भरा। तभी घर से वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन पर मम्मी पापा बड़े गर्व से दिखा रहे थे कि उन्होंने आज क्या क्या सामान जमा किया है। मेरी लिस्ट के अलावा उन्होंने कोयला, सोलर जनरेटर और अंगीठी जैसी चीजें भी एक्स्ट्रा खरीद ली थीं। मुझे लगा कि मैं ही होशियार बन रहा था, पर यहां तो पप्पू फेल हो गया। मैंने भी अपना खरीदा हुआ सामान दिखाया तो उनके चेहरे की टेंशन थोड़ी कम हुई। हम तीनों अलग अलग शहरों में बैठकर एक दूसरे को अपना स्टॉक दिखा रहे थे, जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। हमें बस इस सर्दी को मात देनी थी ताकि जब बाहर आए तो हम साथ हों। कॉल कटने से पहले पापा ने बताया कि उनके शहर में तापमान -43 डिग्री तक गिर चुका है। वहां भी अचानक बर्फबारी हुई है। उन्होंने मुझे अलर्ट रहने को कहा क्योंकि मेरे शहर का रिकॉर्ड तोड़ मिनिमम तापमान -27 डिग्री रहा है और अगर पारा -40 या -50 तक गया तो सरकारी हीटिंग सिस्टम जवाब दे सकता है। मैंने बिना वक्त गंवाए तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने खिड़कियों की दरारों को सीलिंग टेप से सील किया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए। फिर सोलर पैनल को समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़कर 1 घंटे में उसे सेट कर दिया। इसके बाद मैंने बेड ठीक किया और उसके ऊपर टेंट लगा दिया। कोशिश यही थी कि टेंट हीटर के जितना करीब हो सके उतना अच्छा। मेरा बेड 2x2 मीटर का था, जो टेंट के हिसाब से थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने खाली डिब्बों से टेंट के निकले हुए हिस्सों को सपोर्ट दिया। अब ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा था। मैंने टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग और मैट बिछा दिए और बाकी सामान भी बेड के पास ही रख लिया ताकि हाथ बढ़ाते ही मिल जाए। छोटा गैस स्टोव मैंने टेंट के गेट के पास एक छोटी मेज पर रखा ताकि जरूरत पड़ने पर उसे अंदर खींच सकूं। गैस कैनिस्टर थोड़े नाजुक होते हैं क्योंकि वो ज्यादा ठंड में काम नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें टेंट की साइड पॉकेट्स में डाल दिया। वैसे सामान बहुत ज्यादा नहीं था, तो 3 घंटे में मैंने टेंट के आसपास अपना पूरा सर्वाइवल बेस तैयार कर लिया। सबसे ज्यादा टाइम खाने और पानी का हिसाब लगाने में लगा। मैंने पूरा घर छान मारा और जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई। हिसाब लगाने पर पता चला कि मेरे पास 3 महीने का खाना पानी है। मुझे भरोसा था कि अगर गवर्नमेंट ने कोशिश की तो 3 महीने में हालात सुधर जाएंगे, और अगर नहीं सुधरे तो समझो पूरी दुनिया का अंत करीब है, फिर तो क्या जल्दी और क्या देर। ये सब निपटाते हुए सुबह के 4 बज गए। मैंने सोचा कि अब सोकर क्या फायदा, सुबह 6 बजे निकलकर आखिरी बार कुछ और सामान ले आऊंगा। बाहर हवा किसी दरिंदे की तरह दहाड़ रही थी। तभी मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें किसी ने लिखा था कि गोवा में बर्फ गिर रही है। कमेंट सेक्शन में लोग सो ब्यूटीफुल लिख रहे थे और फोटो खिंचवाने की बातें कर रहे थे, पर कुछ लोग समझ रहे थे कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था, हर तरफ बस ठंड के वीडियो थे। कहीं लोग भारी जैकेट पहनकर आग ताप रहे थे तो कहीं वही पोषक पानी वाले वीडियो। नॉर्थ की तरफ तो लोग छतों से कूद रहे थे और पूरी तरह बर्फ में धंस जा रहे थे। सबको एहसास हो गया था कि कुदरत के सामने इंसान बहुत छोटा है, पर मुझे अब डर नहीं लग रहा था। जब पूरी दुनिया एक साथ इस मुसीबत में थी तो मैं अकेला नहीं था। सुबह 6 बजे मैंने कुछ और सामान ऑर्डर किया और चैन की सांस ली। सोचा हाथ मुंह धोकर सो जाता हूं। नल खोला तो पहले थोड़ा गुनगुना पानी आया जिससे मैंने ब्रश कर लिया, पर चेहरा धोते धोते पानी बर्फीला हो गया। उंगलियां दर्द करने लगीं तो मैंने बस गीले तौलिए से चेहरा पोंछ लिया। बेडरूम में आकर हीटर छुआ तो वो अब उतना गर्म नहीं था जितना रात को था। मैं टेंट के अंदर घुसा और लेटते ही नींद आ गई। जब आंख खुली तो शरीर ठंड से कांप रहा था। शाम के 4 बज चुके थे और बाहर का तापमान -39 डिग्री पहुंच गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बस ग्लोबल कूलिंग की बातें हो रही थीं। खबर थी कि आज रात न्यूज के बाद एक स्पेशल शो आएगा जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बताएंगे कि जिंदा कैसे रहना है। करीब 20 करोड़ लोग उस लाइव स्ट्रीम का इंतजार कर रहे थे। जो सामान मैंने सुबह ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं आया था। मुझे जोरों की भूख लगी तो मैंने अपनी जैकेट और नए साल के लिए हुए लाल ऊनी मोजे पहने और टेंट से बाहर निकला। टेंट से बाहर आते ही बर्फीली हवा का पहला वार मेरे चेहरे पर हुआ। हीटर अब सिर्फ नाम के लिए गुनगुना था, मतलब सप्लाई ठप हो रही थी। बाहर का आसमान एकदम काला था और सड़क पर एक इंसान तक नहीं दिख रहा था, बस सफेद धुंध और तेज हवाएं थीं। मैंने खिड़की के पर्दे गिराए और खाना बनाने लगा। अभी बिजली और गैस आ रही थी तो मैंने सोचा कि इमरजेंसी वाला स्टोव बाद में इस्तेमाल करूंगा। मैंने बेडरूम में ही कुकिंग करने का सोचा क्योंकि वहां ठंड कम थी। पानी की कमी न हो इसलिए मैंने पहले ही एक बड़े बर्तन में पानी भरकर रखा था। मैंने मैगी के पैकेट निकाले और पानी उबलने का इंतजार किया। जैसे ही पानी उबला, मसालों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। गर्मा गर्म मैगी तैयार थी।
पानी बचाने के लिए मैंने सीधे बर्तन से ही खाना शुरू किया। वो पहली बाइट लेते ही जैसे शरीर में जान आ गई। गर्म सूप के हर घूंट के साथ अंदर की ठंडक खत्म हो रही थी। मुझे लगा था कि सब लोग घरों में दुबके होंगे, पर तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। कौन है? मेरे कान खड़े हो गए। मेरा घर कोई बड़ा सोशल हब नहीं था और मैंने किसी दोस्त को यहां बुलाया भी नहीं था। फिर इस भयानक मौसम में कोई अजनबी मेरा दरवाजा क्यों खटखटाएगा? मैंने अक्सर ऐसी कहानियों में पढ़ा था कि मुसीबत के वक्त इंसान आपदा से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस अचानक हुई खटखट ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। मैंने सोचा था कि कोई नहीं है, ये नाटक करूंगा तो बाहर वाला चला जाएगा, पर उसे शायद पक्का यकीन था कि अंदर कोई है, इसलिए उसने और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मुझे डर लगा कि इस शोर से और भी लोग ना आ जाएं और बात हाथ से बाहर निकल जाए। मैंने एक हाथ में बिजली वाला कुकर लिया और दूसरे में किचन वाला चाकू और गुस्से में गेट के पास जाकर चिल्लाया, कौन है? मुझे लगा था कि बाहर कोई खतरनाक आदमी होगा, पर बाहर से एक आंटी की आवाज आई। वो काफी चिड़चिड़ेपन में बोली, अरे ओ लड़के, कब से दरवाजा खटखटा रही हूं, खोलता क्यों नहीं? मैं उन्हें और भी गंदी तरह डांटने वाला था, पर उनकी अगली बात सुनकर मेरे शब्द गले में ही अटक गए। सोसाइटी वाले बर्फ हटाने का काम शुरू कर रहे हैं। जो वॉलंटियर बनेगा उसे एक बॉटल तेल और एक डिब्बा अंडा मिलेगा। नाम लिखवाना है क्या? मैं वहीं सुन्न खड़ा रह गया। 1 घंटे बाद मैं पूरी तरह से पैक होकर नीचे बर्फ हटाने वाली टीम में शामिल था। हमारी सोसाइटी में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। ज्यादातर यंग लोग ठंड बढ़ने से पहले ही घर जा चुके थे। बस कुछ बुजुर्ग बचे थे जो इस उम्मीद में थे कि उनके बच्चे आज घर आएंगे। शुरू में तो लगा कि बर्फ हट रही है, गेट के सामने का ढेर आधा हो गया था, पर फिर बर्फ इतनी तेज गिरने लगी जैसे आसमान से कोई बाल्टियां पलट रहा हो। सोसाइटी वालों ने काम रुकवा दिया और हमें सामान देकर घर जाने को कहा। मुझे लगा था कि सब लोग सिर्फ फ्री के अंडे और तेल के लिए आए हैं, पर जब काम बंद हुआ तो कुछ बुजुर्ग वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। बाहर मेरी हालत ऐसी थी कि लग रहा था कान अभी जमकर गिर जाएंगे। मुझे बस घर जाकर कुछ गर्म पीना था। एक अंकल जिद कर रहे थे, मेरा बेटा और बहू आने वाले हैं, अगर रास्ता साफ नहीं किया तो वो घर कैसे पहुंचेंगे? मुझे बर्फ हटाने दो। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने जैकेट उतारी, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गेट के पायदान पर गिर गए। मैंने जल्दी से केतली में पानी चढ़ाया और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन करके स्लीपिंग बैग में घुस गया। जैसे ही शरीर शांत हुआ, कानों का दर्द और बढ़ गया। वो दर्द इतना गहरा था कि सिर और दांतों तक पहुंच रहा था। उस वक्त मेरे शरीर का तापमान बाहर की बर्फ जैसा ही ठंडा था। काफी देर तक स्लीपिंग बैग में पड़े रहने के बाद जब बाहर का उबला हुआ पानी भी गुनगुना हो गया, तब जाकर मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। फोन खोला तो न्यूज चल रही थी और एक्सपर्ट्स का लाइव शो शुरू होने वाला था। आज साल की आखिरी रात थी। वैसे तो इस मौके पर घर में 10-12 पकवान बनते थे, पर यहां वो सब मुमकिन नहीं था। मैंने फ्रिज से फ्रोजन मोमोज का एक पैकेट निकाला। हम नॉर्थ वालों के लिए बिना मोमोज या गुजिया के त्योहार कैसा? उन्हें हल्का सा फ्राई किया और ठीक उसी वक्त लाइव शो शुरू हुआ। उम्मीद के मुताबिक नेट इतना स्लो था कि कोई भी ऐप खुल नहीं रहा था। मैंने गरम गुड़ का पानी पीते हुए हार मान ली और करोड़ों लोगों के साथ लाइव देखने की जिद छोड़ दी। पुरानी कोई वेब सीरीज देखते हुए खाना खाया और बर्तन धोए। जब तक मैंने खत्म किया, लाइव शो भी खत्म हो चुका था। इंटरनेट पर अब बस इस भयंकर ठंड की ही खबरें थीं। एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे कि ज्यादा गर्म पानी न पिएं। अमेरिकी मीडिया कह रहा था कि ये सब रूस यूक्रेन जंग की वजह से हो रहा है। देश भर के शेल्टर होम्स फिर से खोले जा रहे थे। मैंने एक होम सर्वाइवल गाइड देखी जिसमें अदरक के पानी से लेकर जरूरी दवाइयों तक की पूरी लिस्ट थी। मैंने उसे तुरंत सेव कर लिया, पर सवाल ये था कि गाइड होने से क्या होगा जब सामान ही नहीं मिलेगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे एक बार और बाहर निकलना चाहिए। मेरा घर बड़े सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था और मेरे पास 3 महीने का राशन था, फिर भी मन में बेचैनी थी। फोन देखा तो तापमान -39.8 डिग्री हो चुका था, जो रात तक -40 पार कर जाता। अगर मैं किसी फिल्म में होता तो शायद चुपचाप हीटर के पास बैठता, पर यह कोई फिल्म नहीं थी। मैं बस हाथ पर हाथ धरकर दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकता था। मुझे खुद कुछ करना था। दोपहर के अनुभव से मैंने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। चेहरे के लिए मैंने पुराने रखे हुए N95 मास्क निकाले, फिर हीटिंग बनियान के ऊपर 2-3 परतें चढ़ा लीं। इतनी लेयर्स में घर के अंदर ही पसीना आने लगा था, पर बाहर के लिए ये जरूरी था। पैरों को गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा मोजे पहने, क्योंकि पैर ठंडे तो पूरा शरीर ठंडा। आखिर में अपनी जैकेट की जेब में एक चाकू रखा और रात 9:30 बजे मैं बाहर निकल गया। बाहर का नजारा डरावना था। हवा इतनी तेज थी कि धूल और बर्फ कांच के टुकड़ों की तरह चेहरे पर चुभ रहे थे। -40 डिग्री क्या होता है, ये मुझे अब समझ आया। मैं पहले दीवार से सटकर चल रहा था, पर ऊपर से गिरती बर्फ की सिल्लियों के डर से मैं सड़क के बीचों बीच आ गया।
सोसाइटी से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर मुझसे भी ज्यादा लोग निकले हुए हैं। सुपरमार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स की एक अंतहीन कतार थी। गाड़ियां जाम में फंसी थीं। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि ये लोग जल्दी घर पहुंच जाएं, वरना आगे चलकर ये जाम और भी जानलेवा होने वाला था। जब मैं सुपरमार्केट पहुंचा तो वहां का हाल वही था जो मैंने सोचा था। खाने पीने के रैक खाली हो चुके थे। यहां तक कि पुतलों, मैनिक्विन्स के शरीर से भी लोगों ने जैकेट और थर्मल कपड़े उतार लिए थे। ये सब देखकर मुझे झटका नहीं लगा, क्योंकि जब मुसीबत इतनी बड़ी हो तो लोग सबसे पहले अपनी जान देखते हैं। ये सब होना ही था, क्योंकि जब से ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में ग्लोबल कूलिंग की बात कंफर्म हुई थी, लोगों के बीच दहशत फैल गई थी। मैंने कुछ ऐसी चीजें उठाईं जिन्हें दूसरे लोग इग्नोर कर रहे थे, जैसे छोटा फायर एक्सटिंग्विशर, वैसलीन और नल के कुछ पुर्जे। फिर थोड़ी बहुत जो खाने की चीजें मिली उन्हें लिया, काउंटर पर 200 रुपए छोड़े और घर की तरफ चल दिया। वापसी का रास्ता आने से भी ज्यादा मुश्किल था। आसमान गंदा पीला सा दिख रहा था और अजीब सी रोशनी थी। ठंडी हवा किसी दरिंदे की तरह शहर में सब कुछ तबाह करने पर तुली थी। मैं उस तूफान में बस किसी तरह खुद को खींच रहा था। N95 मास्क भी उस चुभती हवा को नहीं रोक पा रहा था। मेरी जो स्किन बाहर खुली थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई चाकू से वार कर रहा हो। सड़क पर अभी भी वही लाल बत्तियों का रेला था और कभी कभी कोई चिड़चिड़ा ड्राइवर हॉर्न बजा देता था, पर मुझमें अब कोई रिएक्शन देने की हिम्मत नहीं बची थी। पता नहीं कितनी देर बाद मैं अपनी सोसाइटी पहुंचा। बिल्डिंगों की ओट की वजह से वहां हवा थोड़ी कम थी, जिससे मुझे चैन की सांस मिली। मैं जल्दी से घर घुसा और थकान के मारे फर्श पर ही बैठ गया। पिछले 2 दिनों से मैं बस मैगी खा रहा था, तो अपनी सेहत के लिए मैंने बीफ स्टेक बनाने का सोचा, पर मुझमें बिल्कुल जान नहीं थी, तो मैंने स्टेक को फ्रीजर से निकालकर बाहर रख दिया और सोचा कि थोड़ी देर स्लीपिंग बैग में झपकी ले लेता हूं। पर वो झपकी 10 घंटे लंबी खिंच गई। जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। फोन पर तापमान देखा तो रूह कांप गई। मेरे इलाके में -52 डिग्री का रिकॉर्ड बन चुका था। मैं जल्दी से उठा, पर जैसे ही हीटर छुआ वो पत्थर जैसा ठंडा था। सरकारी हीटिंग सिस्टम जवाब दे चुका था। मैंने हल्की आंच पर स्टेक चढ़ाया और अपने टेंट को और भी ज्यादा इंसुलेट करने लगा। तभी फोन के सिग्नल भी पूरी तरह चले गए। दुनिया से एकदम कट जाने का वो एहसास बहुत डरावना था। शुक्र था कि बिजली अभी भी आ रही थी, पर पता नहीं कब तक। खाना खाकर मैं फिर से टेंट में दुबक गया और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन कर लिया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। पीप होल से देखा तो वही आंटी थीं जिन्होंने पिछली बार बर्फ हटाने के लिए बुलाया था। वो ठंड से कांप रही थीं और अपने हाथों पर फूंक मार रही थीं। मैंने गेट खोला तो उन्होंने मुझे चावल का एक बैग दिया। उनके पीछे काफी सामान रखा था। मुझे अच्छा लगा कि वो मेरी फिक्र कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब हर बिल्डिंग का एक फ्लोर लीडर बनाया गया है। हमारी बिल्डिंग में कोई पार्टी मेंबर नहीं था, तो नीचे 302 नंबर वाली लेडी को लीडर बनाया गया है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान है। वो आंटी चली गईं, पर मेरे मन में बेचैनी होने लगी। क्या हम इस मुसीबत में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? उसी दिन 302 वाली लेडी एक्शन में आ गईं। वो वाकई काफी सीरियस थीं और हर घर जाकर लोगों का हाल ले रही थीं। मैंने ध्यान से सुना। 8वें फ्लोर पर 2 घरों में कोई नहीं था, पर तीसरे घर का दरवाजा खुला। मुझे याद आया कि बर्फ हटाते वक्त एक यंग कपल मेरे पीछे आए थे, शायद वो वहीं रहते थे। तभी मेरे दरवाजे पर जोरों की खटखट हुई। मैं डर के मारे वापस बेडरूम भागा और फिर वहां से चिल्लाया आ रहा हूं। गेट खोला तो सामने वही लेडी लीडर खड़ी थीं। अगर मैं इसको ऐसे ऑरा फार्मिंग करते हुए खाऊं, ऐसे भालू से लड़ते हुए खाऊं, अरे पूरी ऐड में सिर्फ खाते हुए दिखूंगा तो मजा कैसे आएगा? सर आप पहले खाना शुरू तो कीजिए। एंड कट इट। वहां से चिल्लाया आ रहा हूं। गेट खोला तो सामने वही लेडी लीडर खड़ी थीं। उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने असली नाम छिपाकर सांबो बता दिया। उनके हाथ ठंड से कांप रहे थे और वो मुश्किल से लिख पा रही थीं। उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया, जो -11.2 डिग्री दिखा रहा था। उन्होंने बस एक टिक लगाया और मुझे अंदर रहने की सलाह देकर चली गईं। मैंने गेट बंद किया, पर फिर चुपके से पीप होल से झांकने लगा। वो अभी भी मेरे गेट के बाहर खड़ी थीं और उनका चेहरा एकदम पास था। मैं डर के मारे लगभग जम ही गया था। करीब 1 मिनट बाद वो बगल वाले घर की तरफ गईं। मुझे समझ आ गया कि यहां सावधानी बरतनी होगी। मैंने देखा कि सामने वाले 903 में एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, जिनके बच्चे बाहर गए हुए थे और वो अकेले थीं। मैंने घर के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए। मेरे पास कोई प्रोफेशनल टूल तो नहीं थे, पर मैंने जूतों का रैक खाली किया और वहां चाकू, फायर एक्सटिंग्विशर और लाल मिर्च का पाउडर रख दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उठा सकूं।
फिर भी डर लग रहा था तो मैंने बेडरूम की अलमारी खिसका कर लिविंग रूम के बीच में खड़ी कर दी ताकि एक बैरियर बन जाए। अगले कुछ दिनों तक वो लेडी रोज आती रहीं। मैंने कभी भी दरवाज़ा पूरा नहीं खोला। बातों बातों में पता चला कि बिल्डिंग में 10 से भी कम लोग हैं। सब कुछ शांत था, पर फिर वही हुआ जिसका डर था। छठी रात को बिजली चली गई। बिजली जाते ही कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। मैंने अपना सारा सामान टेंट के पास कर लिया। -50 डिग्री की ठंड में अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पैरों को गर्म रखने के लिए मैं उन्हें मोड़कर बैठने लगा। सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई तो मैंने हिम्मत करके गैस स्टोव जलाया। गर्म पानी की भाप पूरे टेंट में फैल गई। मैंने उस पानी में थोड़ा सा अनाज डाला जो पड़ोसी वाली दादी ने दिया था। गैस कैनिस्टर चेक किए तो सिर्फ 20 बचे थे। अगर मैं दिन में सिर्फ 3 इस्तेमाल करूं तो भी एक हफ्ता ही चलेगा। दोपहर में जब थोड़ी धूप निकली तो मुझे नींद आने लगी, पर जैसे ही लेटने लगा दरवाजे पर फिर से भयंकर दस्तक हुई। इतनी ठंड में कौन बाहर निकला होगा? मेरा बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं ठंडी हवा के बीच उस गैलरी में खड़ा था और बाहर से लगातार खटखट हो रही थी। मेरा सिर फटा जा रहा था और मुझे डर था कि कहीं उसे कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी। करीब 1 मिनट तक और दरवाज़ा पीटने के बाद जब मैं 5-6 जैकेट पहनकर बिस्तर से उठा और पीप होल से देखा तो बाहर वही फ्लोर लीडर खड़ी थी। पर उसके चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर मुझे वही पुराना शक फिर से होने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसने मेरा ख्याल रखा था, पर उसका मेरे दरवाजे पर घंटों खड़े रहना मेरे मन में खतरे की घंटी बजा रहा था। मैंने हाथ में चाकू पकड़ा और सांस रोककर इंतजार करने लगा कि शायद वो चली जाए। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और बगल वाले 903 नंबर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। मेरा दिल जोर से धड़का। इस जानलेवा ठंड में दरवाज़ा खुला छोड़ने का मतलब था सीधी मौत। मैं गौर से देख रहा था जब 302 वाली उस औरत ने झुककर बगल वाला दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो स्वेटर पहन रखा था वो मुझे पहचाना हुआ लगा। जब 903 वाली दादी ने मुझे बाजरा मिलेट दिया था तो मैंने बदले में उन्हें कुछ वार्म पैच दिए थे। तब उन्होंने बड़े गर्व से अपना लाल स्वेटर दिखाया था और कहा था कि ये उनकी बहू ने उनके लिए बुना है, जिस पर उनका नाम युलान लिखा था। और इस वक्त वही युलान वाला स्वेटर 302 वाली औरत ने पहन रखा था। उन बुजुर्गों के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी चीख दबाई और देखा कि वो औरत दरवाज़ा बंद करके वापस मेरे गेट पर आई और अपना कान दीवार से सटाकर अंदर की आहट लेने लगी। हम दोनों के बीच बस एक दरवाज़ा था। जब उसे लगा कि अंदर कोई हलचल नहीं है तो ठंड की वजह से वो नीचे चली गई। जैसे ही उसके जाने की आवाज़ आई मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चेहरे पर जमे आंसू बर्फ बन रहे थे, पर मुझे पता था कि अब हार मानने का वक्त नहीं है। मैंने खुद को तैयार किया, कई परतें कपड़ों की पहनी और चाकू लेकर पहली बार अपना दरवाज़ा खोला। 903 के दरवाजे के बीच एक पत्थर फंसा था ताकि वो पूरी तरह बंद न हो। मैंने उसे हटाया और अंदर दाखिल हुआ। घर एकदम साफ सुथरा था, पर किचन के फर्श पर वो बुजुर्ग जोड़ा खून से लथपथ पड़ा था। उनका खून जमकर बर्फ बन चुका था। मैंने कांपते हाथों से एक स्वेटर उनके ऊपर डाला और उन्हें आखिरी विदाई दी। वहां मुझे समझ आया कि हमला पीछे से हुआ था, जिसका मतलब था कि 302 वाली औरत बहुत शातिर है। उसने बिजली कटने के बाद हमला किया था, क्योंकि शायद ठंड ने उसे पागल कर दिया था। पर मेरा डर तब और बढ़ गया जब मैंने महसूस किया कि बिल्डिंग में शायद हम 3 ही लोग बचे थे। तभी पीछे से हवा कम हुई और जैसे ही मैं मुड़ा वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मुझमें अचानक एक अजीब सी शांति आ गई। मुझे पता था कि वो कमज़ोर है और मैं ताकतवर। मैंने पूरी जान लगाकर चाकू क्लीवर हवा में लहराया और उस पर हमला करने के लिए दहाड़ा। मेरा डरावना रूप देखकर वो सहम गई और नीचे की तरफ भागी। मैं भी चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागा, पर बीच रास्ते में वो रुकी और फिर से पागलपन के साथ ऊपर की तरफ झपटी। मैंने जल्दी से जूतों के रैक पर रखा लाल मिर्च का पाउडर उसकी तरफ फेंका और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से उसके चीखने की आवाज़ आई। मिर्च उसकी आंखों में जा चुकी थी। अगले 1 दिन तक सन्नाटा रहा, पर फिर वो वापस आई। इस बार वो गेट के बाहर बैठकर रोने लगी कि उसकी हालत बहुत खराब है। जब मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसने कुल्हाड़ी से मेरा दरवाज़ा काटना शुरू कर दिया। मैंने अंदर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, अगर गेट टूटा तो हम दोनों ठंड से मर जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा कि उसे मेरे घर के अंदर रहना है। मैंने साफ मना कर दिया। फिर उसने शर्त रखी कि उसे बस गर्म पानी और खाना दे दूं। मैंने उसे सीढ़ियों के पास जाने को कहा और वादा किया कि मैं सामान बाहर रख दूंगा। जैसे ही मैंने गेट खोला वो मुझ पर झपटी और चाकू सीधे मेरे पेट में उतार दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारी और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। मैंने जल्दी से गेट बंद किया। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने पेट पर बंधा हुआ तकिया निकाला। उसने चाकू उसी में घोंपा था। शुक्र था कि मैंने प्रोटेक्शन के लिए तकिया बांधा था। चाकू फर्श पर गिर गया
और मैं वापस अपने टेंट में जाकर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो कमरे की लाइट जल रही थी, बिजली वापस आ गई थी। बाहर एम्बुलेंस आई थी और वो उस औरत को ले जा रहे थे। वो अभी भी जिंदा थी। पुलिस की जांच में जो सच सामने आया उसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो औरत 302 की मालिक नहीं थी। वो और उसका बॉयफ्रेंड 202 में रहते थे और 302 वाले ने उन्हें पनाह दी थी, पर उन लोगों ने अपने ही मददगार को मार डाला। बिजली कटने के बाद वो पागल हो गई और उसने 903 के बुजुर्गों को मार दिया। उसका अगला टारगेट मैं था। पुलिस ने बताया कि वो चाहती थी कि मैं उस पर हमला करूं ताकि वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल सके, पर जब मेरा चाकू हाथ से गिर गया था तो उसकी प्लानिंग फेल हो गई। पुलिस ने मुझे बेगुनाह माना क्योंकि सबूत साफ थे। जाने से पहले मैंने पुलिस से एक गुजारिश की। मैं उन दादी का वही यूलान स्वेटर लेकर कब्रिस्तान गया, उनकी कब्र पर ताज़े फूल चढ़ाए और वो स्वेटर वहां रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हीं की दुआओं ने मुझे उस रात बचा लिया था। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिए।